बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। 26 में है आज। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण के प्रोविजन को समाप्त किया गया। देखो, लोकसभा में 2 सदस्य का चुनाव होता था, एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता था, राष्ट्रपति करते थे। और इसी तरह से आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति करते थे। इसी तरह से राज्यपाल के द्वारा 1 सदस्य का चुनाव आर्टिकल 333 के तहत विधान सभा में किया जाता था। इसके प्रोविज़न को समाप्त किया गया है। आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 102 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 103 संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी है 104 संविधान संशोधन, यानी 104वां संविधान संशोधन। सीबीआई के नए मुखिया बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सबसे पहले तो नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली आपसे नाम पूछा जा सकता है कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार जायसवाल। अब देखो, सीबीआई को निदेशक को लेकर के जो कैसी नियुक्ति होती है उसको लेकर के मैं डिस्कस करता हूँ। पहले भी हमने डिस्कस किया है। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति DSPE दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के आधार पर होती थी 2014 से पहले। 2013 में एक एक्ट आया था, लोकपाल अधिनियम 2013, और 2013 के एक्ट के माध्यम से, लोकपाल अधिनियम 2013 के एक्ट के माध्यम से 2014 के बाद सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार होने लगा। अब देखो, 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई के निदेशक के लिए एक समिति का प्रावधान किया, यानी सीबीआई के जो निदेशक की नियुक्ति होती है वो एक समिति के आधार पर होती है, और ये समिति में जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समिति में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और इस समिति में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, राइट। अब देखो, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉर्मली भाग नहीं लेते हैं मीटिंग में। ऐसे कंडीशन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता भी नॉर्मली भाग नहीं लेते हैं, या भाग लेते भी हैं तो खुद से या तो भाग ले सकते हैं, या नहीं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। तो इस तरह से ये जो 3 समिति हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, इसके द्वारा सीबीआई के निदेशक का नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। अब देखो, सीबीआई को जो निदेशक का कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल 2 वर्ष का फिक्स किया गया, और ये फिक्स किया गया आपको CVC एक्ट 2003 के माध्यम से। CVC क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CVC मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। जब केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आप पढ़ोगे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये जब इसकी स्थापना हुई थी संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पे, तो ये ना तो संवैधानिक संगठन था, ना ही सांविधिक संगठन था। 2003 में, वर्ष 2003 में संसद के द्वारा एक एक्ट बना करके CVC को एक सांविधिक संगठन बना दिया गया, राइट। CVC को एक लीगल बॉडी बना दिया गया है, और इसी में प्रावधान किया गया है कि सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल जो होगा वो फिक्स होगा, वो 2 वर्ष का होगा। देखो, सीबीआई के बारे में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप ध्यान से अगर सुनोगे या ध्यान से समझोगे इस बात को, कि सीबीआई जो है इसका ना तो कोई अपना इंडिविजुअल कोई एक्ट नहीं है। इसलिए देखोगे कि सीबीआई को जो शक्ति प्राप्त है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा प्राप्त है, 1946 के द्वारा प्राप्त है। यानी सीबीआई जो भी एक्शन लेती है देश भर में, वो DSPE एक्ट के माध्यम से लेती है। सीबीआई का जो निदेशक का नियुक्ति होता है वो लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा होता है, और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल जो फिक्स होता है वो CVC अधिनियम के द्वारा होता है। यानी सीबीआई के पास अपना कोई इंडिविजुअल कानून सीबीआई के लिए नहीं है। देश की इतनी बड़ी संस्था के पास अपना कोई इंडिविजुअल कानून नहीं है। यही कारण है कि जब भी सीबीआई में सुधार की मांग की जाती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि सीबीआई के लिए स्पेशल एक्ट लाइए, स्पेशल लॉ लाइए। तो याद रख लेना, नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, और साथ ही साथ इस समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसी समिति के सिफारिश पे जो नियुक्त किया जाता है, सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है सीबीआई के नए निदेशक के रूप में। कोरोना काल में रिकॉर्ड पैदावार, तो
डाटा कुछ है, डाटा वन डे एग्जाम वगैरह लिखने में आपको काम आ सकता है, मेंस लिखने में काम आ सकता है। वर्ष 2020-21 में जो खाद्यान्न की कुल पैदावार हुई है वो हुई है 30.54 करोड़ टन, सॉरी 30.54 करोड़ टन हुई है, जो पिछले वर्ष 29.75 करोड़ टन थी। यानी पिछले वर्ष से अगर आप कंपेयर करोगे तो 79.4 लाख टन अधिक जो है खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर आप डाटा देखोगे तो चावल का भी अच्छा उत्पादन हुआ है 10.15 करोड़ टन, गेहूं का भी अच्छा उत्पादन हुआ है 10.88 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ, और चावल का उत्पादन हुआ 12.15 करोड़ टन। लेकिन दलहन की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे दाल का देखो तो 2.56 करोड़ टन हुआ, तिलहन का कंडीशन देखो 3.66 करोड़ टन हुआ। दाल और तेल दोनों का कंजम्पशन हमारे देश में काफ़ी अधिक है और हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग या जो भी स्टेट अब ध्यान दे रहा है गेहूं या चावल पे, उसको ज़रूरत है कि उसके साथ साथ ध्यान दें दाल पे और तेल पे, क्योंकि इसकी वर्तमान की मांग आप देख रहे हो किस तरह से दाल का काफ़ी कॉस्ट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है दाल के क्षेत्र में। इसी तरह से तेल के सेक्टर में देखोगे तो काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, तो अब आवश्यकता है कि हमें दाल और तेल पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल डाटा है, डाटा एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको यूज कर सकते हैं इसको, तो इसको कहीं नोट कर सकते हैं आप। अति गंभीर बना यास 185 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। तो इस न्यूज़ पे भी हम लोग नज़र रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। कल तूफान, सॉरी आज ही तूफान आने वाला 26 है, आज ही यास तूफान टकराना वाला है उड़ीसा के तट को। तीसरी लहर आई तो नहीं रहेगा ऑक्सीजन का संकट। देखो भारत की अच्छी बात बोलो या खराब बात बोलो, एक यह है कि जब भी संकट आता है उसके बाद हम समाधान की बात करते हैं। मसलन पहले जो कोरोना की लहर आई थी, उस लहर में जो सबसे अधिक समस्या था भारत में वो था हमारे पास मास्क नहीं था, हमारे पास जो है पीपी किट नहीं था, हमारे पास जो है सैनिटाइजर नहीं था। भारत ये तीनों का विदेश से आयात करता था। तो आप सोचो कि पहली जो कोरोना की लहर आई है उसके बाद ये तीनों में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि विदेशों को निर्यात करना भी शुरू कर दिया। चीन के बाद हम सबसे अधिक पीपी किट का निर्माता हो गए। अगर पहली लहर में ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी अधिक होती तो आज हम ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दूसरी लहर में हम देखें कि कोरोना के समय में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई है, और निश्चित तौर पे अगर तीसरी लहर आए तो ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब देखना भारत ऑक्सीजन पे काम करना शुरू करेगा और कुछ दिन में भारत ऑक्सीजन में न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि विदेशों को हम लोग निर्यात करना भी शुरू कर देंगे। तो एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के लिए अमेरिकी वैक्सीन लेना फिलहाल मुश्किल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखो हम लोग जो वैक्सीन खरीदते हैं नॉर्मली, तो आपको 250 रुपये के आसपास वैक्सीन पड़ेगा इंडियन वैक्सीन। लेकिन जो अमेरिकन वैक्सीन होती है वो काफ़ी महंगी होती है, वो लगभग 1350 या 1450, लगभग 1500 रुपया मान लो कि एक डोज का पड़ेगा। तो ये काफ़ी भारत के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, अमेरिका का वैक्सीन यूज करना काफ़ी कॉस्टली आती है। तो देखते हैं भारत क्या डिसीजन लेता है। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री अभी अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पे बेसिकली इनका जो जाने का रीज़न है वो यह है कि अमेरिका के कंपनी से बातचीत करना और वैक्सीन के लिए जो इंडियन वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है, जो कोवैक्सीन है, उसके लिए कच्चा माल अमेरिका से लाना, इसके लिए बातचीत करना, यही मकसद से हमारे देश के विदेश मंत्री वर्तमान में कहाँ पे हैं, अमेरिका गए हुए हैं। इंटरनेट मीडिया को मोहलत तो संभव लेकिन बेलगाम छूट नहीं। देखो यहाँ पे व्हाट्सएप का 53 करोड़ यूजर भारत में है, यूट्यूब का 45 करोड़ यूजर हैं, फेसबुक का 41 करोड़ है, इंस्टाग्राम का 21 करोड़ है, ट्विटर का 1.75 करोड़ यूजर है भारत में। भारत सरकार ने आज से 3 महीना पहले 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी किया था और कहा था इन कंपनियों को, इन जायंट कंपनियों को, कि आप एक शिकायत निवारण अधिकारी जो है भारत में रखें। भारत में प्रत्येक ऑफिस में एक आपका शिकायत निवारण अधिकारी होना चाहिए। किसी तरह का सरकार कोई शिकायत करती है या लोग शिकायत करते हैं तो उस पर एक्शन इमीडिएटली लिया जाना चाहिए। कोई महिला
पे मान लेते हैं किसी तरह का एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उसको लेकर के शिकायत करती है तो उसके शिकायत का निपटारा 24 घंटे के अंदर किया जाना चाहिए, राइट। इसी तरह से सरकार बोलती है कि आपका जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, तो उसे आप इमीडिएटली दूर करें। लेकिन अभी तक शिकायत निवारण अधिकारी को कोई कंपनी नियुक्ति नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार भी इसको लेकर के टफ एक्शन लेने वाली है और हो सकता है कि ये कंपनी कुछ दिन के लिए भारत में बैंड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब कुछ दिन के लिए बैंड हो जाए, ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक भी कुछ दिन के लिए भारत में बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है और होना भी चाहिए। देखो, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक गाफा टैक्स है, GAFA, गाफा टैक्स ने फ्रांस ने लगाया था इन कंपनियों पे। गाफा क्या होता है? जी से गूगल, ए से अमेजॉन, एप से फेसबुक और ए से एप्पल। ये चारों जो जाइंट कंपनी है, इसका जो टोटल वर्थ है, टोटल इसका जो मार्केट, मतलब इस टोटल कंपनी का जो वर्थ है, टोटल इसके पास जो टोटल पैसा है एक तरह से, वो भारत की जीडीपी से अधिक है। ये चारों कंपनी को कंबाइंड अगर आप कर दोगे तो भारत की जीडीपी से अधिक इसके पास एसेट्स हैं, इसके पास पैसा है। तो ऐसी कंपनी मार्केट में मोनोपोली कायम कर सकती है और कई जगह सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने का भी काम कर सकती है। तो हम नहीं चाहते ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये कंपनी हमारा हाल करे, तो इसलिए इस कंपनी के नियमन की आवश्यकता है, इसको रेगुलेशन की आवश्यकता है। इससे हम देश से बड़ा नहीं होने देना चाहते हैं, इसे हम बहुत बड़ा जाइंट नहीं बनना देना चाहते हैं। तो देखते हैं सरकार इसको लेकर के क्या करती है। अगर सरकार कोई एक्शन लेगी तो उस पर फिर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बहरहाल यूट्यूब बैन ना हो, तो अगर यूट्यूब ही बैन हो गया तो फिर तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। देखो, राजनीतिक दलों के समर्थन से प्रदर्शनकारियों का ब्लैक डे का मंसूबा। जो प्रदर्शनकारी हैं 26 तारीख को, यानी आज के दिन ही ब्लैक डे बनाने चाह रहे थे। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को लेकर के एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने वाला, मैं रिसर्च कर रहा हूँ फिलहाल। आज या कल तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे किसानों का एग्जैक्ट मुद्दा क्या है। देखो, किसान के पक्ष में हो आप या विपक्ष में हो, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोचते हो नहीं सोचते हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो भी सोचते हैं उसके पीछे एक लॉजिकल व्यू होना चाहिए। जैसे सीए और एनआरसी का जब आंदोलन हो रहा था, तो बहुत सारे लोग सीए और एनआरसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे और बहुत सारे लोग सीए और एनआरसी के विपक्ष में भी आंदोलन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो लोग सीएए और एनआरसी के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं और जो लोग सीए और एनआरसी के विपक्ष में आंदोलन कर रहे हैं, दोनों में 90% लोगों को एग्जैक्ट प्रोविज़न नहीं पता। 90% लोगों को पता ही नहीं कि सीए और एनआरसी होता क्या है। इसी तरह से किसान का जो मूवमेंट चल रहा है देश में, किसान के मूवमेंट में अगर आप गौर करोगे तो 95% लोगों को, जो किसान के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि किसान का एग्जैक्टली किसान को लेकर के क्या क्या बिल रहा है, उस बिल का क्या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, क्या नेगेटिव पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली उसको पता ही नहीं है। तो अगर आप विरोध कर रहे हैं सरकार का या सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कृषि बिल को लेकर के विरोध है आपकी या कृषि बिल को आप समर्थन कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एग्जैक्ट प्रोविज़न पता होना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आखिर उस बिल में क्या था। तो मैं इस पर अभी बना रहा हूँ पीडीएफ, उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा। देखो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। राहत पैकेज की ज़रूरत का हो रहा है आकलन, कितना राहत पैकेज मिलना चाहिए, निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। इकोनॉमिक साइकिल को अगर हमें मूव करना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हमें राहत पैकेज देना होगा और उसी का आकलन कर रहा है नीति आयोग कि कितना अभी राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे है DHFL मामला, NCLT का फैसला, एनक्लेट की रोक। तो यहाँ NCLT और एनक्लेट के बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा मैं दे दूँ आपको। देखो, जून 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया था। ये गठन कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जो चर्चा है, दो चर्चा है इस न्यूज़ में। एक चर्चा है NCLT के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, और दूसरा चर्चा है NCLAT के बारे में, एनक्लेट के बारे में। तो मान लेते हैं कि कोई मैटर जाता है
कोई मैटर डिस्प्यूट होता है सरकार और कंपनी के बीच में, तो ऐसे कंडीशन में वो जाते हैं एनसीएलटी के पास। सरकार और कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वैसे कंडीशन में वो गया एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन दे दिया, अपना फैसला दे दिया। इस फैसला से दोनों पार्टी, या तो सरकार या तो कंपनी, दोनों पार्टी में कोई एक भी अगर एग्री नहीं है तो वैसे कंडीशन में ये जा सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को पलटने के लिए, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है उसको चैलेंज कहाँ किया जा सकता है, तो उसको किया जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे, राइट। मतलब इससे बड़ा एक कोर्ट यह है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से बड़ा न्यायाधिकरण ये है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन आप डायरेक्टली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, उससे पहले आपको एनसीएलटी जाना होगा, और एनसीएलटी के डिसीजन के खिलाफ आप जा सकते हैं एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक बार इसको भी देख लेना, भारत और न्यूजीलैंड का अहम क्षेत्रों में सहयोग का फैसला। एक बार पढ़ सकते हैं, बार बार निराश करती न्यायिक प्रक्रिया। देखो ये जो न्यूज़ दिया हुआ है, ये न्यूज़ दिया हुआ पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के बारे में, और पटना हाईकोर्ट ने जो अभी डिसीजन दिया हाल फिलहाल में, सेनारी हत्याकांड को लेकर के एक डिसीजन दिया। सेनारी हत्याकांड में जो है लगभग 58 लोगों की हत्या हुई थी 1958 में, सॉरी 1997 में जो है 58 लोगों की हत्या हुई थी सेनारी हत्याकांड। और उसमें जो है पटना हाईकोर्ट ने जितने अभियुक्त थे सबको बरी कर दिया। तो उसी को लेकर के जो है ये एडिटोरियल दिया हुआ है। राइटर जो है न्यायपालिका के डिसीजन पे जो है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और बिहार सरकार इस डिसीजन को लेकर के जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो राइटर का कहना है कि जो 58 लोग मरे हैं तो कहीं ना कहीं कोई उसको मारने वाला होगा ना, कोई व्यक्ति मारा होगा उसको। अगर कोई व्यक्ति मारा होगा तो उसको जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट ने 10 से अधिक लोगों को लोअर कोर्ट ने जो है फांसी की सज़ा दे दिया और पटना हाई कोर्ट जो है सब लोअर कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो भी अभियुक्त हैं, जो भी एक्यूज्ड साबित होते हैं उस पर सज़ा होनी चाहिए, और न्यायपालिका का काम है कि उसको साबित करना, कि एक्यूज्ड साबित करना। एक बार पढ़ सकते हो खुद से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। देखो किसान आंदोलन को यहाँ पे दिया हुआ, किसान आंदोलन का जो 2-3 पक्ष हैं। एक तो पक्ष है किसान आंदोलन का कि एमएसपी को जो है किसान सरकार समाप्त करने वाली है, और एक जो है किसान आंदोलन जो हो रहा है वो है कि सरकार मंडी को समाप्त करने वाली है। तो ना तो सरकार एमएसपी को समाप्त करेगी, ना सरकार मंडी को समाप्त करेगी, ये सरकार स्पष्ट कर चुकी है। और यहाँ पे कुछ डाटा के साथ इसको प्रमाणित किया गया है कि 2013-14 के मुकाबले 2020-21 में, यानी आज गेहूं की एमएसपी पे 41%, मसूर की दाल पे 73%, चने की दाल पे 65% एमएसपी बढ़ गई है। यानी 2013-14 में जितना एमएसपी मिलता था उससे कहीं अधिक एमएसपी आज आप मिल रहा है। तो सरकार ना तो मंडी समाप्त कर रही है और सरकार ना एमएसपी समाप्त कर रही है, सरकार बार बार स्पष्ट बोल रही है। बहरहाल इसको लेकर के अलग से मैं डिस्कस करूँगा, किसान मुद्दा को लेकर के, या किसान जो बिल है उसको लेकर के, किसान का जो एक्ट आया है, किसान में जो सुधार हुआ उसको लेकर के डिस्कस कर दूंगा, वहीं पे डिस्कस कर दूंगा इस टॉपिक को। तो आज शाम में या कल तक मैं इसको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ज़रूरी है टूल किट की तह तक जाना। टूल किट पर कल भी हमने चर्चा किया, परसों भी किया था, तो एक बार खुद से पढ़ लेना, राइट। टूल किट क्या है? बेसिकली टूल किट है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे ट्वीट करना है, आपको किस हैशटैग के साथ ट्वीट करना है, आपको किस तरह से बोलना है, आपको कितना बोलना है, आपको क्या बोलना है, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहा गया है टूल किट। और ख़ास करके यह जग जाहिर तब हुआ जब टूल किट जो ग्रेटा थनबर्ग को भेजा गया था, यहाँ पर देखो लिखा हुआ कृषि आंदोलन के विरोध में जो ग्रेटा थनबर्ग को ट्वीट भेजा गया था, तो ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट के साथ ट्वीट तो की ही, साथ ही साथ उन्होंने टूल किट को भी ट्वीट कर दिया, यानी टूल किट को भी पब्लिक डोमेन पे ला दिया। गलती से हालांकि ग्रेटा थनबर्ग ने ऐसा किया था, कुछ देर के बाद अपना ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन ये पब्लिक पर्सपेक्टिव में आ गया था टूल किट कि क्या क्या हैशटैग के साथ लोगों को यूज करना है, किस तरह से किसान विरोध करना है। अब देखो 14-15 वर्ष की ग्रेटा थनबर्ग,
बेचारी को भारत कभी आई नहीं है, भारत की समस्या के बारे में उसको पता नहीं होगा, भारत के किसानों की स्थिति के बारे में पता नहीं होगा। इसी तरह से आपने देखा होगा रेहाना ने ट्वीट किया, रेहाना को क्या पता होगा बिहार की समस्या के बारे में, भारत की समस्या के बारे में, भारत के किसानों के बारे में क्या पता होगा? क्या रेहाना और ग्रेटा थनबर्ग को हमसे और आपसे ज़्यादा भारत की समस्या के बारे में पता होगा? क्या ग्रेटा थनबर्ग या रेहाना को किसानों के बारे में आपसे ज़्यादा या हमसे ज़्यादा पता होगा? नहीं पता होगा। तो क्या कारण है कि वो सरकार के विपक्ष में लिख रही है? मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है कि आप सरकार का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, किसान आंदोलन में आप किसान के साथ हैं या विरोध कर रहे हैं। कृषि बिल जो सरकार लाई थी उसका समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए कि आप क्यों समर्थन कर रहे हैं या क्यों विरोध कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास कोई उसका बेसिक आधार नहीं है और सिर्फ टूल किट के आधार पर ये लोग समर्थन या विरोध कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक बार पढ़ लेना इसको। देखो, माली में सैन्य विरोध, राष्ट्रपति, पीएम और रक्षा मंत्री बंदी बनाए गए। तो माली का लोकेशन जाकर के देख लेना, एक मैं दिखा देता हूँ आपको लोकेशन। तो गूगल मैप पे हम लोग आ गए हैं। माली जो है अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी कंट्री है, यहाँ पे दिख रहा है आपको माली। माली अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी कंट्री है और एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री होता है कि चारों तरफ आप देश से घिरा हुआ है, तो उसे कहा गया लैंडलॉक कंट्री। अब देखो इसके लोकेशन भी देख लो एक बार। इसकी राजधानी जो है बामको, यहाँ पे दिख रहा है बामको। तो बामको जो है माली की राजधानी है। माली के जो आसपास के देश हैं, एक अल्जीरिया है, ये दिख रहा है आपको, नाइजर यहाँ पे ये दिख रहा है, बुर्किना फासो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये है कोस्टे दे आइवोर, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे गुयाना आपको दिख रहा है, सेनेगल यहाँ पे आपको दिख रहा है और मारितुआना यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो है माली के आसपास के देश हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब भी इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसका जाकर के सेंट्रल लोकेशन देख लेना, राजधानी देख लेना और आसपास के देश को एक बार देख लेना। आतंकवाद पे नहीं सुधर रहा पाक, निलंबित होगी सुरक्षा सहायता। जो सुरक्षा सहायता अमेरिका प्रदान करता है पाकिस्तान को, वो निलंबित हो सकता है, राइट। खास करके वर्तमान की जो सत्ता है यानी बाइडेन की जो सरकार है उसमें भी ये निर्णय लिया जा सकता है। तो एक बार पढ़ सकते हैं इसको। अमेरिका का गाजा के पुनर्निर्माण का वादा। देखो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और अभी तक मैं बना नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगा इस पर, राइट। क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। धर्म के आधार पे भारत कभी समर्थन नहीं करता है गाजा का, फिलिस्तीन का। कई सारे देश अगर आप देखोगे, पाकिस्तान खास करके जो फिलिस्तीन का समर्थन करता है वो सिर्फ धर्म के आधार पर करता है। भारत ने कभी भी धर्म के आधार पर समर्थन नहीं किया फिलिस्तीन का। भारत जो समर्थन करता है वो मानवाधिकार के आधार पर करता है, मानव अधिकार के आधार पर करता है। और लेकिन इन कई सारे लोगों को इसको लेकर के कन्फ्यूजन है, राइट। कई सारे जो मेरे कलीग हैं उसको लेकर के कन्फ्यूजन है, लेकिन भाई फिर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा इजराइल और फिलिस्तीन इशू को लेकर के और भारत का क्या पक्ष है। फिलिस्तीन के जो एक बहुत बड़े नेता रहे हैं यासिर अराफात, वो भारत लगातार आते जाते थे। 1948 से लेकर के उनका भारत आना था। नेहरू जी से उनके अच्छे संबंध थे और इंदिरा गांधी को अपने बहन की तरह वो मानते थे, राइट। तो भारत के साथ एक अच्छा संबंध रहा है। कल भी मैं सुन रहा था जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं वो दिल्ली में, वो उनका भी कहना था कि भारत ही एक ऐसा देश है जो दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ करवा सकता है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है वो भारत ही देश है। 1947 में जब डिवीज़न हुआ, एक तरह से यूनाइटेड नेशन ने डिवीज़न किया, तो उसमें 52% हिस्सा वो जो दिया गया था वो दिया गया था आपको इजराइल को, 48% हिस्सा दिया गया था आपको फिलिस्तीन को। और साथ ही साथ जो यरूशलेम सिटी थी उस सिटी पे कहा गया है कि इसको इंटरनेशनल संस्था यानी यूनाइटेड नेशन के संरक्षण में ये सिटी रहेगी, क्योंकि इस सिटी में तीनों ही धर्म के लोग रहते हैं, या 3 धर्म के जो है प्रसिद्ध स्थान वहाँ पे है। ईसाई का है, यहूदी का है और मुस्लिम का है। तीनों का प्रसिद्ध स्थान वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे उसकी जो निगरानी करेगी, उसको जो रेगुलेट करेगा वो करेगा यूनाइटेड नेशन खुद, राइट। लेकिन उस समय में इसको माना नहीं अरब देशों ने। अरब देशों ने इसका विरोध किया और वर्तमान में उसकी सज़ा मिल रही है फिलिस्तीन को। तो डिटेल से कभी एनालिसिस कर दूंगा इस टॉपिक में।
और ये जो मुद्दा है इसको लेकर के भी मुझे डिस्कस करना है, इस पर भी मैं स्पेशल वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। अफगानिस्तान पे धीरे 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 फिर तालिबान कब्जा कर रहा है, राइट। और जो भारत के निश्चित निश्चित तौर पे अच्छा नहीं होगा, भारत के लिए बहुत ख़राब कंडीशन होने वाला है। चलो इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। 2-3 टॉपिक ऐसा है जो मुझे बनाना है और बहुत जल्द मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक तो अफगानिस्तान और तालिबान का इशू है, एक इजराइल का इशू है और कृषि बिल का इशू है। तो 3 टॉपिक ऐसा है जो मुझे जल्द से जल्द आपके लिए लाना है। मैं उस पर PDF बना रहा हूँ और मैं आपको समक्ष उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ला करके उसके हर एक बारीकी को कोशिश करूँगा समझाने का। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को देगा तकनीक में सौगात। देखो, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है, संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है, उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। इंडिया के जो सैनिक हैं, इंडिया की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में काम करते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में वो काम करते हैं। और अफ्रीका के कई देशों में भारत के सैनिक योगदान दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन शांति फोर्स के रूप में। चीन की लैब में कोरोना की उत्पत्ति की बहस में फिलहाल चुप। निश्चित तौर पे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि भारत फिलहाल क्यों चुप है। जो विश्व बोल रहा है, भारत विश्व चीन के खिलाफ बोल रहा है, वैसी कंडीशन में भारत चीन के खिलाफ नहीं बोल रहा। आपने देखा कोरोना वायरस का क्रिएशन जो चीन से हुआ, इसकी उत्पत्ति विश्व के देशों ने चीन पर आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया, अमेरिका ने आरोप लगाया, लेकिन भारत ने आज तक आरोप नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया मुझे नहीं पता, एक बार इसको पढ़ लेना। देखो यहाँ पे यूरोप कप के बाद जर्मनी के टीम के कोच बनेंगे फ्लिक। तो बस ये याद रख लेना, यूरो कप जो संबंधित है वो है फुटबॉल से, राइट। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है यूरो कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। चलो इतना ही हमारे पास न्यूज़ था। ये ज्वालामुखी एक बार फटा, एक बार देख लो इसको। देखो इटली का बहुत फेमस ज्वालामुखी है और ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना में ज्वालामुखी फटना, ये जो फटा है इटली में, माउंट एटना जो है अपने आप में सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और बहुत फेमस ज्वालामुखी माना जाता है। मतलब दुनिया के 4-5 सक्रिय ज्वालामुखी में माउंट एटना भी एक है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को समाप्त किया गया, तो 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को समाप्त किया गया है। और साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा में SC का जो रिजर्वेशन है, SC का जो सीट होता है, रिजर्वेशन सीट होता है, उसको बढ़ा करके 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, राइट। चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।